क्या हो अगर किसी गंभीर बीमारी को ठीक करने वाली जो दवा है, उससे भी ज्यादा ताकतवर उस दवा को देने वाले डॉक्टर का भरोसा हो। मतलब जब भी हम इलाज की बात करते हैं तो दिमाग में एकदम से एक सटीक और इंजीनियरिंग जैसी तस्वीर आती है ना? हाँ, बिल्कुल आती है। हड्डी टूट गई तो एक्सरे मशीन के नीचे हाथ रखा और उस काली फिल्म पर एक सफेद रंग की दरार दिखी और डॉक्टर ने बता दिया कि भाई यहाँ मरम्मत की जरूरत है। एग्जैक्टली। और ये जो स्पष्टता है ना, ये इंसानी दिमाग को बहुत सुकून देती है। मतलब हर चीज को देखने और अलग अलग खानों में बांटने की हमारी आदत है। सही कहा आपने। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम चिकित्सा के एक ऐसे अदृश्य परिदृश्य में कदम रख रहे हैं जहां एक्सरे मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, जहां जीव विज्ञान और मनोविज्ञान की सीमाएं आपस में घुल मिल जाती हैं। देखिए, ये वो पॉइंट है जहां केमिस्ट्री एकदम पीछे छूट जाती है और इंसानी दिमाग की जो असली क्षमता है वो सामने आती है। हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिनमें पबमेड का डेटा, कई वैज्ञानिक अध्ययन, होम्योपैथिक जर्नल्स और सैमुअल हानेमैन के मूल ग्रंथ शामिल हैं। हाँ, और भारतीय साहित्य भी है। बिल्कुल। और ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल रसायनों या कहें दवाओं पर निर्भर नहीं है। तो आज का हमारा मिशन इसी अनदेखे पहलू को डीकोड करना है। इन स्रोतों में एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया गया है, द्वैत धारणा सिद्धि, या जिसे अंग्रेजी में ड्यूअल बिलीफ अकॉम्प्लिशमेंट कहा गया है। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा दार्शनिक लग सकता है, लेकिन आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक डॉक्टर का अटूट संकल्प और मरीज का पूर्ण विश्वास जब मिलते हैं तो वो कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि एक वास्तविक न्यूरोबायोलॉजिकल चमत्कार करते हैं। मतलब सबसे रोमांचक बात यह है कि ये हवाई नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस द्वैत धारणा के मैकेनिज्म को समझना होगा। होम्योपैथिक साहित्य और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों के अनुसार द्वैत धारणा का सीधा सा मतलब है एक शक्तिशाली थेराप्यूटिक कॉन्टेक्स्ट का बनना। मतलब एक चिकित्सकीय संदर्भ का तैयार होना। हाँ, और इसके दो खंभे हैं। पहला, चिकित्सक का यह दृढ़ संकल्प कि मेरे द्वारा दी गई ये विशिष्ट दवा इस व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक कर देगी। और दूसरा खंभा होगा मरीज का भरोसा, है ना? बिल्कुल। उस मरीज का डॉक्टर की बात और उस दवा पर पूर्ण भरोसा। जब ये दोनों धारणाएं एक ही दिशा में काम करती हैं तो शरीर के भीतर एक बहुत बड़ी रासायनिक हलचल शुरू हो जाती है। पता है, स्रोतों को पढ़ते हुए एक शब्द बार बार मेरे सामने आ रहा था, इनर फार्मेसी, यानी हमारे मस्तिष्क के भीतर मौजूद खुद की दवा की दुकान। ये बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए। मतलब आम तौर पर जब लोग प्लेसीबो प्रभाव की बात करते हैं तो उसे एक मानसिक भ्रम मान लेते हैं, जैसे कि मरीज बस सोच रहा है कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन असल में शरीर में कुछ नहीं हो रहा। और विज्ञान अब ये साबित कर चुका है कि प्लेसीबो कोई भ्रम नहीं है। हाँ, मतलब ये एक बहुत ही भौतिक और न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, जब द्वैत धारणा स्थापित होती है और दिमाग को ये साफ संकेत मिलता है कि इलाज शुरू हो गया है और मैं सुरक्षित हूँ, तो ये इनर फार्मेसी सच में खुल जाती है। वाकई? हाँ, मतलब शरीर खुद दवा बनाने लगता है। बिल्कुल। मस्तिष्क शरीर में एंडोर्फिन रिलीज करना शुरू करता है, जो हमारे प्राकृतिक पेन किलर हैं, और इसके साथ ही डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जो उम्मीद और रिवॉर्ड से जुड़ा है। अरे वाह! और सबसे जरूरी बात, कोर्टिसोल जैसे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर तेजी से नीचे गिरता है। तो कोर्टिसोल का नीचे गिरना मतलब शरीर का उस फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर आना। जी। जब शरीर लगातार तनाव में नहीं होता तो उसकी सारी ऊर्जा खुद की मरम्मत करने में लगने लगती है। जी। जिसे हम स्वचिकित्सा या सेल्फ हीलिंग कहते हैं। हाँ। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट एनालॉजी बन रही थी। मतलब ये पूरी प्रक्रिया सर्कस के उन ट्रैपीज आर्टिस्ट्स की तरह है जो हवा में झूलते हैं। वो जो हवा में करतब दिखाते हैं। हाँ, वही। एक कलाबाज हवा में छलांग लगाता है, उसका पूरा शरीर इस विश्वास पर टिका होता है कि सामने वाला उसे सही समय पर पकड़ लेगा। सामने वाला भी उसी एकाग्रता से हाथ बढ़ाता है। जी। ये एक सिंक्रोनाइज्ड डांस है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? जी। यदि दोनों में से किसी एक को भी, मतलब डॉक्टर या मरीज को, एक पल के लिए भी संदेह हुआ कि शायद ये काम न करे तो कर्तव्य विफल हो जाएगा और मरीज का मस्तिष्क वापस तनाव के हार्मोन्स रिलीज कर देगा। एकदम सटीक। ट्रैपीज आर्टिस्ट की ये एनालॉजी इस मैकेनिज्म की संवेदनशीलता को पकड़ती है। अगर डॉक्टर को अपनी दी गई दवा पर रत्ती भर भी संदेह है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज का लहजा सब बदल जाता है।
और मरीज उसे पकड़ लेता है। बिल्कुल, मरीज का अवचेतन मन उस हिचकिचाहट को तुरंत भांप लेता है और जैसे ही वो पकड़ी जाती है, मरीज के दिमाग में बैठा अलार्म सिस्टम फिर से सक्रिय हो जाता है और उस इनर फार्मेसी का शटर धड़ाम से गिर जाता है। तो यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ये द्वैत धारणा असल में सिर्फ प्लेसिबो प्रभाव को ही एक नया और थोड़ा फैंसी नाम देने का तरीका है? यही पर स्रोतों का विश्लेषण एक सूक्ष्म अंतर स्पष्ट करता है। द्वैत धारणा सिर्फ प्लेसिबो का दूसरा नाम नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो प्लेसिबो को उसकी असली शक्ति देती है। अच्छा, तो ये चाबी है? प्लेसिबो अपने आप में हवा में मौजूद कोई जादू नहीं है। बिना इस दोहरी धारणा के या बिना इस मजबूत थेरेप्यूटिक अलायंस के मस्तिष्क रसायनों का वो बदलाव शुरू ही नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, एक्सरे मशीन से हम टूटी हुई हड्डी तो देख सकते हैं, पर ये विश्वास कैसे बनता है? मतलब ये रातों रात तो पैदा नहीं होता होगा कि मरीज क्लिनिक में गया और अचानक उसकी दिमाग की इनर फार्मेसी खुल गई। बिल्कुल नहीं। इस विश्वास को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही क्रमिक और गहरी होती है और यहीं से होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हानेमैन के सिद्धांत सामने आते हैं। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन वाले? हाँ, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने एक अवधारणा दी है जिसे निष्पक्ष पर्यवेक्षक या अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर कहा जाता है। ये कोई 2 मिनट वाला नॉर्मल चेकअप नहीं है जहां डॉक्टर सिर्फ ये पूछता है कि खांसी कब से है या बुखार कितना है। नहीं चाहिए, मतलब उसके सपने क्या हैं, उसके डर क्या है, उसकी भावनात्मक स्थिति कैसी है। और यही लंबी प्रक्रिया डॉक्टर और मरीज के बीच एक बहुत ही ठोस विश्वास का पुल तैयार करती है। बाकी इस पूरी प्रक्रिया को अगर आधुनिक मनोविज्ञान से देखें तो ये मरीज के मस्तिष्क को एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दे रही है। जब कोई विशेषज्ञ 45 मिनट या 1 घंटे तक सिर्फ आपकी बात सुनता है, आपकी हर समस्या को गंभीरता से नोट करता है, तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। और इस बारे में एजार्ड अर्नस्ट का एक बहुत ही प्रासंगिक कथन हमारे स्रोतों में है, जो कि होम्योपैथी के सबसे बड़े आलोचकों में से एक माने जाते हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी में मरीज इसलिए ठीक होते हैं क्योंकि वहाँ एक दयालु चिकित्सक के साथ लंबी बातचीत और प्लेसिबो इफेक्ट का संयोजन होता है। ये सच में बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब मरीज जब इस लंबी बातचीत के बाद ठीक होता है तो वो इसका पूरा श्रेय उस छोटी सी मीठी गोली को देता है। उसे लगता है कि सारा काम गोली ने किया है, लेकिन असल में काम वो दोनों की धारणा और वो 1 घंटे की बातचीत कर रही होती है। एग्जैक्टली, वो गोली बस एक फोकस पॉइंट बन जाती है, उस पूरी चिकित्सा प्रक्रिया का एक प्रतीक। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। बताइए। क्योंकि होम्योपैथी में एक आम अवधारणा है जिसे एग्रेवेशन कहा जाता है। मतलब दवा लेने के बाद बीमारी के लक्षणों का कुछ समय के लिए और बढ़ जाना। हाँ, ये होता है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर तर्क देते हैं कि ये एग्रेवेशन साबित करता है कि ये प्लेसिबो नहीं है, क्योंकि मरीज तो ठीक होने की उम्मीद कर रहा था, दर्द बढ़ने की नहीं। अब जरा लॉजिकली सोचिए, कोई इंसान पहले से ही दर्द में है, उसने दवा ली और दर्द अचानक बढ़ गया तो वो डरेगा, है ना? स्वाभाविक है, डरेगा। पैनिक होगा तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा और इनर फार्मेसी बंद हो जानी चाहिए। तो ये कैसे माना जाए कि मरीज का अवचेतन मन इस बढ़े हुए दर्द को इलाज की प्रक्रिया मानकर स्वीकार कर रहा है? ये तो मानव स्वभाव के खिलाफ है। ये सवाल सीधे उस थेरेप्यूटिक अलायंस के गहराई को चुनौती देता है। देखिए, दर्द का अनुभव केवल शारीरिक नहीं होता, दर्द पूरी तरह से सब्जेक्टिव होता है। अच्छा। हाँ, जब मरीज होम्योपैथिक परामर्श से गुजरता है तो वो एक अनुष्ठान की तरह काम करता है। डॉक्टर पहले ही मरीज के दिमाग में ये ढांचा तैयार कर चुका होता है कि शरीर खुद को कैसे ठीक करता है। तो जब वो एग्रेवेशन सामने आता है तो मरीज का मस्तिष्क उसे बीमारी के खतरनाक हमले के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो उसे दवा के असर के रूप में देखता है। बिल्कुल। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति जिम में भारी कसरत करता है तो अगले दिन उसकी मांसपेशियों में भयंकर दर्द होता है। हाँ, बहुत दर्द होता है। लेकिन वो इंसान उस दर्द से घबराकर अस्पताल नहीं भागता ना। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि ये दर्द मसल्स के मजबूत होने का संकेत है। बस यही बात है, उसका मस्तिष्क उस दर्द को एक सकारात्मक अर्थ देता है। ठीक उसी तरह होम्योपैथी में डॉक्टर का अटूट संकल्प और मरीज का उस पर विश्वास उस एग्रेवेशन के दर्द का अर्थ ही बदल देता है। मरीज का दिमाग सोचता है कि शरीर की सफाई हो रही है। तो मतलब द्वैत धारणा इस नकारात्मक अनुभव को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया में बदल देती है। ये अर्थ बदलने वाली बात सच में बहुत गहरी है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सब्जेक्टिव फीलिंग्स या अनुभव एक तरफ हैं और हार्ड क्लिनिकल डेटा दूसरे तरफ।
क्या इस द्वैत धारणा और इस लंबी बातचीत के प्रभाव को वैज्ञानिक डेटा या क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए मापा जा सकता है? विज्ञान ने न सिर्फ इसे पकड़ने की कोशिश की है बल्कि बहुत बारीकी से मापा भी है। हमारे स्रोतों में 1997 में लिंडे और उनके साथियों द्वारा किए गए एक बड़े मेटा एनालिसिस का जिक्र है। उन्होंने 107 अलग-अलग क्लिनिकल ट्रायल्स का एक साथ विश्लेषण किया। बाप रे, 107 ट्रायल्स का डेटा एक जगह रखना मतलब बहुत बड़ी तस्वीर सामने आना। हाँ, और जब शुरुआती नतीजे आए तो वह हैरान करने वाले थे। लगा कि होम्योपैथी प्लेसिबो से बेहतर काम कर रही है। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने उन ट्रायल्स को गहराई से जांचा, उनकी कार्यप्रणाली देखी, तो एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखा। और वो पैटर्न उस लंबी बातचीत से जुड़ा था। एग्जैक्टली। बाद के विश्लेषणों में साफ हो गया कि जिन ट्रायल्स में सकारात्मक नतीजे थे, उनमें कंसल्टेशन इफेक्ट यानी परामर्श का प्रभाव बहुत बड़ा हिस्सा था। जहां डॉक्टर ने लंबा समय बिताया था, वहां नतीजे जादुई थे। इसे साबित करने के लिए एक और बहुत ही सटीक अध्ययन हमारे स्रोतों में मौजूद है। 2011 में ब्रायन और उनके सहयोगियों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर एक रिसर्च की थी। हाँ, जो कि जोड़ों की एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। बिल्कुल। उन्होंने मरीजों के समूह बनाए, कुछ को लंबा परामर्श और असली दवा दी, कुछ को लंबा परामर्श और केवल प्लेसिबो दिया, और कुछ को बिना लंबी बातचीत के दवा दी। और जो नतीजे आए वो हमारी इस चर्चा का केंद्र बिंदु हैं। उस अध्ययन ने सिद्ध कर दिया कि मरीजों को जो आराम मिल रहा था वो केवल लंबी बातचीत वाले समूह में ही मिल रहा था। मतलब चाहे असली दवा हो या प्लेसिबो, जिसने वो लंबा अनुष्ठान पूरा किया वो ठीक हुआ। हाँ, मुख्य दवा का अपना कोई अलग क्लिनिकल असर नहीं था। ये ट्रायल्स देखकर मुझे बचपन की एक बहुत ही मशहूर कहानी याद आ रही है, डम्बो हाथी वाली कहानी। वो जिसके बड़े कान थे? हाँ, डम्बो उड़ सकता था लेकिन उसे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि वो एक खास जादुई पंख की वजह से हवा में उड़ पा रहा है। जब तक वो पंख उसकी सूंड में होता, वो बेखौफ होकर आसमान में गोते लगाता। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उड़ने की पूरी क्षमता हमेशा से डम्बो के अंदर थी। वो पंख तो बस एक मनोवैज्ञानिक सहारा था जिसने डम्बो के दिमाग को पैनिक से निकालकर विश्वास में बदल दिया था। क्या बात है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मीठी गोलियां दी जाती हैं वे सिर्फ वो डम्बो का जादुई पंख है, जबकि असली जादू वो 45 मिनट की बातचीत और विश्वास है? डम्बो का पंख इस न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक बेहतरीन एनालॉजी है। मरीज की जो भी अपेक्षाएं होती हैं वो उन गोलियों के साथ जुड़ जाती हैं। हाँ। पंख के बिना डम्बो नहीं उड़ सकता था क्योंकि उसका दिमाग उसे उड़ने नहीं देता। उसी तरह उस गोली के बिना मरीज की इनर फार्मेसी नहीं खुलती। विज्ञान बार बार साबित कर रहा है कि एक गहरी बातचीत अपने आप में एक शक्तिशाली औषधि है। लेकिन स्रोत यहाँ एक और दावा भी पेश करते हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। HRI रिसर्च जैसे स्रोत दावा करते हैं कि इसका असर पशुओं, पौधों या ब्लाइंड ट्रायल्स में भी देखा गया है। हाँ, ये बात उठती अक्सर। अब जाहिर है एक कुत्ते या गाय के साथ डॉक्टर 45 मिनट का सहानुभूतिपूर्ण परामर्श तो नहीं कर सकता है ना? तो वहाँ ये द्वैत धारणा कैसे काम कर रही है? यह बहुत तार्किक सवाल है, लेकिन मनोविज्ञान इसे भी ट्रीटमेंट कॉन्टेक्स्ट के जरिए समझाता है। जानवर भले ही भाषा नहीं समझते, लेकिन वे अपने मालिक की भावनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। अच्छा, तो असर मालिक पर होता है? हाँ, जब कोई परेशान मालिक अपने जानवर को लेकर ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जो पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि ये दवा इसे ठीक कर देगी, तो सबसे पहले उस मालिक का तनाव और कोर्टिजोल कम होता है। और मालिक का शांत व्यवहार जानवर के नर्वस सिस्टम को भी शांत कर देता है? बिल्कुल। जानवर आसपास के माहौल से सिग्नल लेता है। जब उसे लगता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तो उसकी अपनी इनर फार्मेसी काम करने लगती है। और अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ होम्योपैथी पर जन विश्वास बहुत गहरा है। भारतीय डॉक्टर इसे अक्सर ऐसे समझाते हैं कि ये पद्धति व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाकर काम करती है। और अगर हम अपनी न्यूरोबायोलॉजी वाली चर्चा को देखें तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, क्योंकि जब द्वैत धारणा के कारण तनाव कम होता है, कोर्टिसोल नीचे जाता है, तो शरीर का इम्यून सिस्टम असल में मजबूत हो जाता है। तो इम्यूनिटी बढ़ने का दावा गलत नहीं है। बस उस इम्यूनिटी के बढ़ने का असली कारण वो रासायनिक दवा नहीं, बल्कि वो विश्वास आधारित प्रक्रिया है। ये सारी परतें खोलने के बाद अब मैं उस खास शब्द पर वापस आना चाह रही थी जो स्रोतों ने शीर्षक में इस्तेमाल किया है, सिद्धि। हाँ, अकम्प्लिशमेंट। इसे महज एक प्रक्रिया न कहकर एक सिद्धि का दर्जा क्यों दिया गया है? सिद्धि शब्द का प्रयोग इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही दुर्लभ अवस्था है
जहां प्लेसिबो के फायदों का बिना किसी धोखे के उपयोग किया जाता है। बिना धोखे के? हाँ, आम चिकित्सा में अगर डॉक्टर मरीज को बता दे कि मैं तुम्हें चीनी की गोली दे रहा हूं, तो प्लेसिबो तुरंत काम करना बंद कर देगा। वहां धोखे की जरूरत है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा कोई धोखा नहीं है। डॉक्टर पूरी ईमानदारी से अपनी उस दवा पर विश्वास करता है, उसका संकल्प सच्चा है और मरीज का उस डॉक्टर पर भरोसा सच्चा है। दोनों सच में मान रहे हैं कि दवा काम कर रही है। और यही वो शेयर्ड रियलिटी है जो इसे एक सिद्धि बनाती है। दोनों की धारणा मिलकर एक संयुक्त शक्ति बन जाती है जो इंसान के जीव विज्ञान को बदल कर रख देती है। बिल्कुल। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये पूरी उपचार प्रक्रिया दोनों पक्षों के संकल्प और भरोसे पर निर्भर है, तो क्या ये सिस्टम बहुत ज्यादा नाजुक नहीं हो गया? आप किस मायने में कह रही हैं? मेरा मतलब है, डॉक्टर भी तो इंसान है। उसका दिन खराब गुजरा हो, वो थका हुआ हो, या उसका अपना संकल्प कमजोर पड़ जाए, तो क्या मरीज का इलाज होना रुक जाएगा? क्या ये पूरा मैकेनिज्म इंसानी भावनाओं के आगे बेबस नहीं है? ये क्लिनिकल दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं कि यदि डॉक्टर में संदेह आ जाए या मरीज में अविश्वास हो, तो परिणाम तुरंत कमजोर हो जाते हैं। इनर फार्मेसी का दरवाजा आधा ही खुलता है। और ठीक इसी कमजोरी को दूर करने के लिए होम्योपैथी में हैनमैन के वे नियम और वो लंबी परामर्श प्रक्रिया एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अच्छा, तो वो 45 मिनट की पूछताछ सिर्फ मरीज के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो डॉक्टर के लिए भी उतनी ही अहम है। वो अनुशासित प्रक्रिया इस सिस्टम को नाजुक होने से बचाती है। जब थका हुआ डॉक्टर भी उस तय ढांचे के तहत हर बात विस्तार से नोट करता है, तो वो वापस निष्पक्ष पर्यवेक्षक वाली एकाग्र अवस्था में आ जाता है। ये तो एक बेहद शानदार डिजाइन है। मतलब प्रक्रिया खुद ही उस सिद्धि को टूटने से बचा रही है। और हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ज्ञान की ये बात केवल एक पद्धति तक सीमित नहीं है। सही बात है। हम कोई भी चिकित्सा प्रणाली अपनाएं, ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर के प्रति विश्वास और एक मजबूत थेराप्यूटिक अलायंस उतना ही अहम है जितनी कि पर्चे पर लिखी दवा। तो अगर आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें, तो हमारे सभी स्रोत, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स का मेटा एनालिसिस हो, ब्रायन का शोध हो, हानेमैन के सिद्धांत हो, या न्यूरोबायोलॉजी हो, सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि द्वैत धारणा सिद्धि पूरी तरह से वास्तविक है। हाँ, ये शरीर की इनर फार्मेसी की चाबी है। एक्सरे की उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से बहुत दूर ये मैकेनिज्म दिखाता है कि हमारा दिमाग और शरीर अलग नहीं है, वे एक ही तंत्र हैं जो विश्वास की भाषा समझते हैं। ये चर्चा उस पारंपरिक सोच को बदल देती है कि इलाज केवल बाहर से शरीर में डाली गई किसी चीज से होता है। और इसी बात से जुड़ा एक विचार है जिसके साथ आज की इस डीप डाइव को समाप्त करना चाहूंगी। बताइए। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे आधुनिक चिकित्सा रसायनों और इंजीनियरिंग के इर्द गिर्द घूमती है। हमने देखा कि कैसे डॉक्टर के संकल्प और मरीज के विश्वास से न्यूरोबायोलॉजिकल चमत्कार होता है। अब जरा हम सब इस संभावना पर विचार करें। अगर हमारी आधुनिक पारंपरिक चिकित्सा भी सिर्फ 2 मिनट में एक केमिकल वाली गोली लिखकर पर्चा थमाने के बजाय मरीज के साथ बिताए जाने वाले समय, उस सहानुभूतिपूर्ण बातचीत और इस द्वैत धारणा को विकसित करने पर उतना ही जोर देने लगे, तो क्या होगा? ये एक बहुत ही गहरा विचार है ना? जब एक साबित हो चुकी शक्तिशाली केमिकल दवा के साथ इस निष्पक्ष पर्यवेक्षक वाले विश्वास की शक्ति जुड़ जाएगी, तो क्या आधुनिक विज्ञान के इलाज के परिणाम कई गुना ज्यादा जादुई और असरदार नहीं हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसे एक्सरे मशीन कभी पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन ज्ञान की इस खोज में ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए।